Hello everyone, welcome back to the Ravi Defense Academy. Now let's start. Question number 1. If for a thermocouple Tn is the neutral temperature, this is called neutral temperature. Tc is the temperature of the cold junction and Ti is the temperature of inversion, right? तीन टाइप के हमें टेम्परेचर दे रखे हैं. एक है न्यूट्रल टेम्परेचर Tn, एक है आपका टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन दैट इज कॉल्ड Tc, और एक है आपका Ti, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, राइट? अब ऑप्शन बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है, राइट? देखो हमें तीन चीज दे रखी है, Tn, Tc एंड Ti. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर एंड व्हाट दिस इज कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर, राइट? एंड व्हाट दिस इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन. अब आपस में क्या दे रखा है, इन तीनों का रिलेशन दे रखा है. अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा. तो देखो अगर हमको इन तीनों का रिलेशन पता है तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो इसका रिलेशन क्या होता है, आपस में तीनों का रिलेशन होता है नाउ Tn इक्वल्स टू Ti प्लस Tc/2. ये रिलेशन होता है, यानी सिंपल सा है, न्यूट्रल टेम्परेचर का इन दोनों के साथ ये रिलेशन है एग्जैक्ट. अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2Tn इक्वल्स टू Ti प्लस Tc. अब देख लेते हैं अगर कौन सा ऑप्शन मैच करता है. तो राइट 2Tn इक्वल्स टू व्हाट, नो, तो एक का ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है. अगर मैं Ti इक्वल्स टू निकालूं पहले वाले ऑप्शन के अंदर तो क्या आ जाएगा, 2Tn माइनस Tc. तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन अ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल आर 140 यानी 140 and that in the secondary coil is 280. If the current in primary is 4 ampere then that in the secondary exact. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दो कॉल है ट्रांसफर के अंदर, एक तो प्राइमरी कॉल और एक सेकेंडरी कॉल. प्राइमरी कॉल के अंदर आपको 140 नंबर ऑफ टर्न्स 140 है और सेकेंडरी के अंदर 280 है एग्जैक्ट. अब प्राइमरी कॉल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो 4 एम्पियर फ्लो होता है. तो बोल रहा है सेकेंडरी कॉल के अंदर कितना करंट फ्लो होगा एग्जैक्ट. तो देखो यहां दो चीज, नंबर ऑफ टर्न्स यानी दो कॉल हैं एग्जैक्ट, दो कॉल की बात कर रहा है. कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट? अब करंट भी कौन से होंगे दोनों कोने के लिए, प्राइमरी कॉल के लिए प्राइमरी करंट, सेकेंडरी कॉल के लिए सेकेंडरी करंट. तो प्राइमरी कॉइल के लिए प्राइमरी करंट की बात होगी, राइट? और सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी की बात होगी करंट की एग्जैक्ट. अब देखो याद यहां एक फॉर्मूला है ना, उससे रिलेटेड ये चीज होगी. मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताता हूं इस फॉर्मूले को याद रखने की. देखो जो प्राइमरी कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी मैं बात करूं Np की, ठीक है, ये अपने करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी Ip के एग्जैक्ट. एक तो ये चीज. दूसरा जो सेकेंडरी कॉल होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स Ns वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सेकेंडरी करंट के एग्जैक्ट. क्लियर है बात? अगर आपको ये बात आए कि पहले बार यानी जो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्राइमरी करंट के, राइट? प्राइमरी करंट के सर्किल करंट जो फ्लो होता है कॉइल के अंदर एग्जैक्ट. सेम कॉन्सेप्ट डिक्टो इसके अंदर यूज होता है. अब इसको रिलेशन को यहां से फाइंड आउट कर देते हैं. Np इक्वल्स टू, देखो ये कितना हो जाएगा, Np अपॉन Ns इक्वल्स टू व्हाट, Is अपॉन Ip. क्या निकलवा रहा है आपसे, सेकेंडरी करंट नहीं Is निकलवा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, Np अपॉन Ns इंटू Ip इक्वल्स टू Is. अब Np कितना दे रखा है 140, Ns कितना दे रखा है 280 इंटू Ip कितना दे रखा है 4. तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 2. Is कितना आ गया 2 एम्पियर. तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है. इसमें सबसे आसान चीज क्या है वो याद रखना, हम फॉर्मूला कई बार भूल जाते हैं. वो फॉर्मूला बस ये है कि प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी प्राइमरी का प्राइमरी के साथ. सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेकेंडरी करंट के साथ, और वहां से हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नोट डाउन इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The power factor of an AC circuit having resistance R and inductance L exact, ठीक है, connected in series and an angular वेलोसिटी ओमेगा इज, ठीक है। देखो
पावर फैक्टर निकलवा रहा है किसी एसी सर्किट के अंदर। पावर फैक्टर का मतलब होगा शक्ति गुणांक, है ना। तो एसी सर्किट के अंदर पावर फैक्टर निकलवा रहा है जब उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हो और इंडक्टेंस कनेक्ट हो सीरीज के अंदर, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। देखो क्या, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, राइट, और मेरे पास एक इंडक्टर है। ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। किसके साथ? ओमेगा के साथ, एग्जैक्ट। अब बोल रहा है पावर फैक्टर निकालना है इस सर्किट का। तो हमको पता है पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, किससे नोट करते हैं पावर फैक्टर? cos फाई से। किससे? cos फाई। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, ठीक। अब cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है? R/Z, क्लियर है। अब जब इंडक्टेंस की बात हो रही है तो Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें पता है, डायरेक्ट हम पढ़ के आते हैं 12 से, Z = √R² प्लस ω² L²। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है Z का। किसके लिए? जब L और R यानी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सर्किट दोनों हो तब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो Z की जगह पुट कर देते हैं R/√R² प्लस ω² L²। ये हमारे पास cos फाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा? दिस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम एंड कॉपर have a work function 2.3 electron volt and 4.6 electron volt respectively. Then the ratio of their threshold wavelength is nearest to, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास सोडियम और कॉपर है, दोनों के वर्क फंक्शन मुझे गिवन है 2.3 एंड 4.6, एग्जैक्ट। अब बोल रहा है इनका वर्क फंक्शन का इन दोनों की वेवलेंथ के साथ क्या रेशियो होगा। तो वेवलेंथ का, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वर्क फंक्शन के अंदर अगर मुझे रिलेशन पता है तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकता हूं। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तक आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जितने क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं वो टोटली कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है और हमें रिलेशन नहीं पता होता और हम क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो खैर इसको देखते हैं। तो वर्क फंक्शन का अगर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ रिलेशन पता है तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। तो देखो वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो अब देखो सिंपल है, ये किनका रेशियो निकालना है? वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो देखो निकाल सकता हूं, λ1/λ2 बराबर वर्क फंक्शन ऑफ 2 अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ 1, ठीक है। 2 कॉपर को मान लेते हैं, फर्स्ट सोडियम को मान लेते हैं। कॉपर का कितना दे रखा है? 4.6, ठीक है, 4.6। और ये कितना, सोडियम का कितना दे रखा है? 2.3। तो कितना आ जाएगा? 2:1। तो मेरे पास कितना आ गया वेवलेंथ का रेशियो? 2:1। तो आंसर क्या होगा? 2:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h कैन ब्रेक to stop within a distance of 20 meter, right? If the car is going twice as fast, that is 120 km/h, the stopping distance will be exact. यही क्वेश्चन मैं पहले एक प्रैक्टिस सेट के अंदर और करा चुका हूं, वहां भी मैंने इसका ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। देखो यहां इसको बताते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई ऑटोमोबाइल है और उसकी जो स्पीड है वो 60 km/h है। जब वो इस स्पीड से चलता है तो करीब वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है। अगर उसमें ब्रेक लगाते हैं, इस स्पीड से चल रहा है, अगर उसमें ब्रेक लगाते हैं तो 20 मीटर डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है। अब आगे उसने बोला है अगर इस ऑटोमोबाइल की मैं स्पीड डबल कर दूं, ट्वाइस कर दूं, यानी डबल का मतलब 120 km/h कर दूं, तो बताओ अब ये कितनी दूरी पे जाके रुकेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो दो चीज की जिक्र की हुआ है, यानी क्या? एक तो दो आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड 1 और स्पीड 2। पहली स्पीड कितनी दे रखी है? 60 km/h, एग्जैक्ट। और सेकंड स्पीड कितनी है? डबल, 120 km/h। ये तो क्लियर है। दूसरा, यानी एक डिस्टेंस दी हुई है और एक आपसे पूछ रहा है तो दो डिस्टेंसेस। तो देखो डिस्टेंस के बारे में बात करें, सॉरी, स्पीड u1 और ये u2, क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर जाकर रुकती है, आपको s2 निकालना है। तो यानी स्पीड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, जब बात रुकने की हो, जब कोई गाड़ी, बाइक यानी कोई भी ऑटोमोबाइल वो
उसकी किसी स्पीड से मूव करता है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, और वो जाके एक पॉइंट पर ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, तो मान डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, राइट। तो देखो हमें निकालना क्या है, S2 डिस्टेंस, तो S2 अपॉन S1 इक्वल्स टू U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो S2 कितना दे रखा है हमें, S2 में निकालना है, S1 हमें कितना दे रखा है 20, और U2 हमें कितना दे रखा है 120, और ये कितना दे रखा है हमें 60 का होल स्क्वायर, राइट। 2 स्क्वायर 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 मीटर, यानी अगर वो इस स्पीड से चले 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले और ब्रेक मारे तो कितनी डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा 80 मीटर पे जाकर रुकेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 80 मीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, द बॉडी इज अंडरगोइंग। हाँ देखो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड है वो इस इक्वेशन पर। वो इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी का टाइम के साथ ये रिलेशन हमें गिवन है। आगे बोल रहा है द बॉडी इज अंडरगोइंग, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन काम करेगा, यानी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी, या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ काम करेगी, या जीरो एक्सेलरेशन के साथ काम करेगी, एग्जैक्ट। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन की बात कर रहा है यहाँ से, तो क्यों ना हम वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है, क्यों ना हम इसका एक्सेलरेशन निकाल दें। तो देखो dy/dt कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये टर्म क्या हो गई एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, 0 प्लस 0.1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा व्हाट 0.1 इंटू 2t, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0.2t, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा 0.2t। अब बताओ भैया आप कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता तो रिटार्डेशन होता, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता। जीरो एक्सेलरेशन भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता, क्लियर है। अब बात आती है ये कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो नॉन, क्योंकि देखो टाइम के साथ ये बदलता रहेगा, तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू बिल। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई बच्चा है यानी कोई बॉय एक पत्थर को 10 मीटर, यानी ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी वो उसको सिर्फ और सिर्फ यहां तक, यानी इसकी हाइट मैक्सिमम है और वो कितनी है 10 मीटर तक ही फेंक सकता है, इतनी ये मैक्सिमम हाइट तक, यानी वो मैक्सिमम हाइट क्या 10 मीटर तक ही फेंक सकता है। अब आगे बोल रहा है अगर वो इस पत्थर को अगर इस पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके तो कितनी दूर फेंक सकता है। बात समझ में आ रही, कितना मैक्सिमम दूर फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड की बात कर रहा है तो एच मैक्सिमम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एच मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम का u स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर है। अब एक तो ये कॉन्सेप्ट, दूसरा अब बात कर रहा है कि हम कितनी दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंक सकते हैं, तो आर मैक्सिमम की बात करेगा, तो आर मैक्सिमम कितना हो सकता है u स्क्वायर अपॉन जी। दो चीज मेरे पास आ गई, मेरे मुझे एच मैक्सिमम पता चल गया और आर मैक्सिमम पता चल गया। तो देखो एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, यहां पुट कर दो 10 बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूं, 10 इंटू 2 20 इंटू 10 200, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 200, क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर देखो आर मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपॉन जी, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर दो 200 और g की वैल्यू 10 पुट कर दो, जब नहीं दे रखा तो कितना आ गया 20 मीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा 20 मीटर। अगर कोई बॉय अगर इस गेंद को या बॉल इस गेंद को अगर ऊपर की तरफ थ्रो करता है, पत्थर को थ्रो करता है, तो अगर वो 10 मीटर मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है, तो दैट मींस अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको फेंके तो डबल
डिस्टेंस कवर कर सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकेगा तो उसका क्या करेगी, ग्रेविटी अपोज करती है, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज passes through a medium, the maximum displacement of a particle of a medium is 0.1 centimeter. The maximum velocity of particle is equal to, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, 300 हर्ट्ज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 300 हर्ट्ज। अब किसी मीडियम के अंदर से पास होती है, तब वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लेता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं मैं 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसको ए से नोट कर दिया, ठीक है। अब आगे बोल रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी मैक्स, ये आपसे निकलवा रहा है। तो तीन चीज यहां आपको देखने को मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला अगर पता हो तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। देखो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का इनके साथ रिलेशन होता है ए ओमेगा, राइट, ये रिलेशन। अब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन मुझे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्यों ना ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं, ए इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी वी मैक्स, क्लियर है। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना दे रखा है, 0.1, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी दे रखी है, 300 हर्ट्ज, तो 60, 600 और ये कितना बचा, 60 पाई और आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्ट, क्लियर है। देखो, उसने बोला है आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, अब वो चार्ज पार्टिकल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसकी रेडियस, उसकी जो रेडियस है चार्ज पार्टिकल की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एग्जैक्ट। देखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पाथ की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, पहले तो ये हमें जानना जरूरी है। तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहां से, BQR इक्वल्स टू MB, राइट। देखो, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ चार्ज, और दिस इज अ रेडियस ऑफ दिस पाथ, दिस इज अ मास एंड दिस इज अ वेलोसिटी, क्लियर है। उस पार्टिकल का मास है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिससे वो रोटेट कर रहा है उसके अंदर। अब देखो, R बराबर क्या हो जाएगा, MB अपॉन BQR। अब ये क्या है, MB मोमेंटम यानी संवेग, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन BQR। और क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या बोल रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एग्जैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोमेंटम के। तो ऑप्शन क्या होगा, द चार्ज ऑन द पार्टिकल, नहीं, द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो आपका आंसर क्या होगा, द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इज स्ट्रेच्ड बाय attaching a weight of 200 Newton to the lower end, ठीक है। The weight stretch the wire by 1 mm, then the elastic energy stored in the wire is 0.1 joule, 0.2 joule and 10 joule and 20 joule, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वायर वर्टिकली लटका हुआ है, ये वायर, ठीक है, ये लटका हुआ है। अब इस वायर से क्या है, 200 न्यूटन वेट इसके लोअर एंड पर, यहां एक वेट, कितना है उसका वेट, 200 न्यूटन वेट लटका हुआ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ, क्लियर है। दूसरा, अब उसने बोल रहा है जब 200 न्यूटन इस पर वेट लगा तो वायर का स्ट्रेच होगा, यानी खिंचेगा, और खिंच के करीब सपोज करो यहां आ जाता है, इस तरीके से फिगर, यानी ये थोड़ा सा ऐसे देखो इसको, ये 200 न्यूटन। अब ये वायर करीब 1 mm खिंच जाता है अपनी पोजीशन से, यानी 1 mm डिस्टेंस, लेंथ सी कितनी आ जाती है, 1 mm, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, अब इसके वायर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, क्लियर है। तो अब देखो, एनर्जी स्टोर्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है U = ½ F × L, राइट, क्लियर है।
F फोर्स है, L लेंथ है जो स्ट्रेच हुई है, और लेंथ कितनी स्ट्रेच हुई है 1 mm। तो ये तो आ गया आपका 1 mm। अब 1 mm को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 10⁻³ तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ, ये आ जाएगा 10⁻³ अब कितना फोर्स, कितना वेट लटका हुआ नीचे 200 न्यूटन, कितना 200 न्यूटन, तो इंटू 200 न्यूटन, राइट। तो ये कितना बचा 100, और 100 ही 10² इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया 10⁻⁻1 यानी 0.1 जूल। आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.1 जूल। कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन में कोई डाउट है, यानी क्वेश्चन की उसको थ्योरी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं है कि हमें उस थ्योरी को डिटेल में जाऊं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कराने, क्योंकि एग्जाम हमारा नियर है, वो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है और उसकी थ्योरी को कवर अप करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके इस क्वेश्चन को सेंड करें मुझे, और वहाँ उस क्वेश्चन की थ्योरी को मैं अच्छे से डिटेलिंग में आपको सेंड करूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको इस क्वेश्चन की डिटेलिंग चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन क्वेश्चंस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, उसमें कोई भी देरी ना हो। थैंक यू सो मच।